नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का आधुनिक इतिहास। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास की जो हम थोड़ी सी बात करें तो हमने देखा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और सिख मराठों का युद्ध देखा। बाद में हमने जरस्थामुस को पढ़ा, तो हमने हीर शासन को पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो क्योंकि अगर वो वीडियो आपने देख ली है तो इस सीक्वेंस में बड़ी मदद आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, आप नहीं ये नहीं देख सकते या ये आपको समझ में नहीं आएगी। ये मैथ नहीं है, ये हिस्ट्री है। और अलग अलग पार्ट होते हैं लेकिन फिर भी इंटरलेटेड होती है। अगर बेहतर यही होगा कि पहले अगर आप प्राचीन हिस्ट्री पढ़ें, फिर मध्यकालीन पढ़ें और उसके बाद आप वर्तमान हिस्ट्री पे आए। तो ठीक है, ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए हम बात करते हैं कि हरियाणा पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो कब और कैसे हुआ। थोड़ी सी बात अपने पहले भी की थी, लेकिन आज बात करते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 ईस्वी में। किसमें? 1803 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे 1803 ईस्वी में जब दौलतराव सिंधिया मराठों का नेतृत्व कर रहे थे और उधर एक तरफ अंग्रेज थे, तो दौलतराव सिंधिया युद्ध हार जाते हैं और अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक संधि होती है, सर्जियन गांव की संधि। सर्जियन गांव की संधि होती है, ये 1803 में होती है और इससे अंग्रेजों को हरियाणा प्राप्त हो जाता है दौलतराव सिंधिया से। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय तक 1803 तक जो हरियाणा था उस पर मराठों का कब्जा था। उसके बाद ये पूरा का पूरा हरियाणा पर कब्जा मराठों को हो जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि पूर्ण हरियाणा पर कब कब्जा होता है, कब शासन होता है, वो 1809 और 10 में होता है। क्यों होता है, बात कर लेते हैं कि 1803 जो सन था उस टाइम अंग्रेजों की तादाद इतनी नहीं थी या वो इतने प्रभाव में नहीं थे कि पूरे हरियाणा पर अपना राज कर ले, और ना ही उनमें ये थी कि वो अकेले ही मराठों को युद्ध में हरा दे। क्योंकि उसमें हरियाणा के बहुत जो हरियाणा, पंजाब की, राजस्थान की कई रियासतों ने इनका साथ दिया था मराठों को हराने में। तो बाकी का जो दिल्ली के क्षेत्र को छोड़कर बाकी का जो क्षेत्र था वो इन्होंने उन रियासतों में बांट दिया था जिन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था मराठों को हराने में। ठीक है, तो 1803 में हरियाणा में शासन की नींव पड़ जाती है अंग्रेजों की। और इसके बाद 1809-10 ईस्वी में पूर्णतः हरियाणा पर अंग्रेजों का राज हो जाता है। ठीक है, तो जब राज हो गया हरियाणा, तो आप जानते हैं कि हरियाणा के लोग पंजाब के लोगों की तरह बड़े लड़ाके हैं और उनका स्वभाव थोड़ा गर्म सा भी है। तो विरोध चलते रहे और अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो बड़ी ही खतरनाक और बड़ी ही कठोर नीतियां थी, कर वसूल की या और भी बहुत सारे, क्योंकि उनका मकसद एक ही था कि किस तरह से हरियाणा या भारत से धन इंग्लैंड में जाए। तो बहुत विद्रोह हुए और सबसे पहले विद्रोह रियासत में, किस रियासत में हुआ? ये हुआ जींद का विद्रोह। इसका विद्रोह हुआ प्यारे बच्चों, जींद का विद्रोह। और जींद, जो इन विद्रोहों की मैं बात कर रहा हूँ, ये 8 रियासतें हैं। 8 रियासतों में किन किन शासकों ने अंग्रेजों का विरोध किया है या ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया है, ये अपने पहले नंबर पे याद करना है। और दूसरे नंबर पे किस सन में किया है ये याद रखना है। बाकी कुछ नहीं, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा लेकिन वो चीजें याद रखने की आपको जरूरत नहीं। वो चीजें मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो एक सीक्वेंस और एक इंटरेस्ट बना रहेगा और जानकारी में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, लेकिन पेपर की दृष्टि से आपने सिर्फ इनके शासक और समय को ही याद करना है। ठीक है, तो जींद का विद्रोह होता है 1813 ईस्वी में। क्या होता है, यहाँ के शासक थे भाग सिंह। भाग सिंह यहाँ के शासक थे, तो उनको लकवा मार जाता है। ठीक है, और लकवा मारने के बाद वो एक निर्णय लेते हैं कि जब तक मैं स्वस्थ होता हूं तो जो मेरे पुत्र हैं प्रताप सिंह, उनके पुत्र का नाम क्या था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ये कार्यकारी जो है प्रशासक रहेंगे, यानी कि एक तरह से राजा रहेंगे जब तक मैं स्वस्थ हो जाता हूं। लेकिन अंग्रेज इस बात को स्वीकार नहीं करते और वो क्या करते हैं कि रानी सौदराही, जो इनकी पत्नी थी भाग सिंह की, रानी सौदराही, रानी सौदराही, रानी सौदराही को शासक बना देते हैं। तो
इससे क्या होता है कि घर घर में फूट डल जाती है। ये तो अंग्रेजों की नीति थी। तो प्रताप सिंह रानी सुधराई को मार देते हैं। हाँ जी, मार दिया प्रताप सिंह ने अपनी सौतेली माँ को। ठीक है, इसकी सगी माँ नहीं थी उस टाइम। राजा पता है आपको कितनी कितनी शादियां करते थे। तो प्रताप सिंह ने रानी सुधराई को मार दिया। तो ये खबर अंग्रेजों को लग गई। तो अंग्रेजों की सेना आती है। उस सेना में कैथल का सिख शासक भी मौजूद था। पटियाला, नाभा और जींद के शासक भी उसमें अंग्रेजों के साथ सम्मिलित थे। तो आते हैं तो कुछ देर तक प्रताप सिंह उनका सामना करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है बीच में ही। और जाके जब ये लाहौर चला जाता है, तो लाहौर उस टाइम रणजीत सिंह के क्षेत्र में पड़ता था। तो राजा रणजीत सिंह इसको पकड़ के अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से कोई दुश्मनी मोल लेना ही नहीं चाहता था। तो इस तरह से फिर अंग्रेज इसको मार देते हैं। तो इस तरह से क्या याद करना है कि जींद का विद्रोह 1814 ईस्वी में हुआ। इसका जो नेतृत्व था वो प्रताप सिंह ने किया। इसमें सिर्फ दो ही बात आपको याद रखनी है। हालांकि अगर आप दूसरे जो अन्य शासक थी उसका नाम अगर आए तो वो कौन थी, रानी सुधराई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मुझे तो लगता नहीं कि याद करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम है। ये कहानी है, ये बात मैंने बता दी और ये इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, किसने किया? प्रताप सिंह ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रानिया विद्रोह की। किसकी? रानिया के विद्रोह की। ये 1818 ईस्वी में हुआ और ये किसने किया? जाबित खान ने। किसने किया? जाबित खान ने। बस आपने इसके बारे में यही बात याद रखनी है, बाकी इसके बारे में अपने कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, हाँ जी। और रानिया किस जिले में पड़ता है? अब हाँ जी बच्चे, रानिया किस जिले में है? उस टाइम तो ये हिसार जिले में था, लेकिन अब कहाँ पे है ये? अब ये सिरसा जिले में है। किस जिले में है? सिरसा। ठीक है, जो स्थान हरियाणा के बीच में किसी भी लेक्चर में आए उनको आप या तो मैं बता दूंगा, लेकिन किसी को मैं नहीं बताता तो आप उसको सर्च करेंगे और एक मेमोरी बनाएंगे स्थानों की। ठीक है, कि ये स्थान कहाँ पे है। इससे डायरेक्टली प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बाकी ये इनडायरेक्ट बहुत सारे चीजों में आपको काम आएगा। ठीक है, रानी सिरसा जिले में है और इसका विद्रोह जाबित खान ने किया था। कोई इसमें कुछ और बातें सुनाने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसने किया था? जाबित खान ने। ठीक है, आगे बात करते हैं छछरौली का विद्रोह। छछरौली वर्तमान में यमुनानगर में है। कहाँ पे? यमुनानगर में। यमुनानगर में है। तो छछरौली के पास एक रियासत थी कलसिया या कलसिया। ठीक है, कलसिया यहाँ एक इसके पास एक वो थी रियासत। तो यहाँ का शासक बुगेल सिंह था। कौन था? बुगेल सिंह। ठीक है, सब चीजें आप आराम से लिखते रहेंगे। ठीक है, बुगेल सिंह यहाँ का शासक था। पहले समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। और मैं स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं बीच बीच में अपने बोर्ड से दूर हो जाता हूँ। हाँ जी, क्या है? बुगेल सिंह था। तो इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो रानी होती है, इनकी रानी का क्या नाम था? रामकौर। रामकौर यहाँ की शासक बन जाती है। लेकिन कलसिया का जो शासक था जोध सिंह। कौन? जोध सिंह। वो छछरौली की रियासत पर आक्रमण कर देता है और वहां का शासक बन जाता है। ठीक है, तो रानी रामकौर जाती है अंग्रेजों के पास कि मेरी मदद कीजिए, कल जोध सिंह ने मेरी जो रियासत उस पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया है। तो अंग्रेजों की सेना आती है। अंग्रेजों की सेना देखकर जोध सिंह भाग जाता है, पीछे हट जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि रानी रामकौर को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद थोड़े दिन बाद, 2-4 साल बाद, फिर कलसिया का जो रियासत का जो शासक था जोध सिंह, वो दोबारा फिर छछरौली पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो जो रानी रामकौर वहां पे उस समय में शासन कर रही थी, इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता और लोग भी इसका साथ नहीं देते, क्योंकि ये कोई अच्छी प्रशासक की तरह काम नहीं किया इसने। तो क्या होता है, ये फिर दोबारा अंग्रेजों के पास जाती है और अंग्रेजों की सेना आती है। अंग्रेजों की सेना जोध सिंह को हरा देती है। हराने के बाद ये जो रियासत छछरौली, ये रानी रामकौर को नहीं देती अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार उसको अपने राज्य में
मिला लेती है। ठीक है, इसके बारे में अपने एक बात याद रखनी है कि छछरौली का जो विद्रोह है वो 1818 ईस्वी में हुआ और वो जोध सिंह ने किया। अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? जोध सिंह ने। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, विरोध में जो विद्रोह हुआ छछरौली में, उसका नेतृत्व जोध सिंह ने किया था। आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। राजा सूरजमल द्वारा विद्रोह। आप सभी जानते हैं कि राजा सूरजमल एक जाट जाटों का एक राजा था और इसको जाटों का अफलातून या जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, जो ये विद्रोह है, इस विद्रोह को किसान विद्रोह भी कहा जाता है। क्या? किसानों का विद्रोह। क्या कहा जाता है इसको? किसानों का विद्रोह। और हरियाणा में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विरोध किया था वो रोहतक के किसानों ने किया था और ये 1824 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1824 ईस्वी में हुआ। इसके कारण था कि 1824 ईस्वी में आंगल और बर्मा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? आंगल बर्मा युद्ध। ठीक है, आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। बर्मा जिसका नाम अब म्यांमार है, देश बाहर से ही निकला है वो। तो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज हार जाते हैं उस युद्ध को। तो जब ये बात हरियाणा के लोगों को पता चलती है, पूरे भारत के लोगों को पता चलती है, तो हरियाणा में किसानों ने यहाँ पे रोहतक, हिसार, भिवानी और गुरुग्राम आदि के जो किसान हैं, इन्होंने विद्रोह कर दिया और भिवानी के लोग तो सेना पे आक्रमण करने लगे थे, उनके काफिलों को लूटने लगे थे और इस तरह से और अंग्रेजों का मनोबल भी टूट गया था। तो जो विद्रोही किसान थे, उनको एकत्रित किसने किया? राजा सूरजमल ने। ठीक है, और सूरजमल ने एकत्रित करके उनका शासक बना और अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है, ये थे इसके बारे में बात। इसको किसानों का विद्रोह या राजा सूरजमल का विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1824 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 4-5 जिले थे लेकिन इसमें मेन है रोहतक, कि रोहतक में ही ये सबसे ज्यादा हुआ और रोहतक के किसानों ने सबसे पहले जो विद्रोह था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो किया। ठीक है, आगे बात करते हैं लोहारू का विद्रोह। लोहारू का विद्रोह के बारे में मैं बात करता हूँ। विलियम फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट था उस टाइम और इसका ये जो विद्रोह है, इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? शमसुद्दीन ने, नवाब शमसुद्दीन ने। किसने किया था? नवाब शमसुद्दीन ने। ठीक है, ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विलियम फ्रेजर रेजिडेंट था दिल्ली का और ये दिल्ली के क्षेत्र में आता था। तो उसने जो लोहारू का नवाब था जो शमसुद्दीन, उसकी बहन को कुछ अभद्र शब्द कह दिए थे, उससे छेड़खानी कर दी थी। तो इससे शमसुद्दीन उसके खिलाफ हो गया और एक शिकारी के माध्यम से, एक शिकारी को पैसे देके या किसी तरह से भी उसने शमसुद्दीन ने उस अंग्रेज को मरवा दिया। तो जिससे के थ्रू मरवाया था, उसका नाम अन्य था, वो एक शिकारी था। उसको पुलिस पकड़ लेती है और वो सरकारी गवाह बन जाता है। तो फलस्वरूप जब वो सरकारी गवाह बन गया तो नवाब शमसुद्दीन को फांसी दे दी जाती है। इसके बारे में बस इतना ही। प्रश्न ये आएगा कि लोहारू की तरफ से कौन लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ? कौन था वो? शमसुद्दीन था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बलावली विद्रोह की। ठीक है, बलावली विद्रोह 1835 ईस्वी में हुआ।
हाँ, तो बात करते हैं बलावली का विद्रोह 1835 ईस्वी में हुआ। बलावली में विद्रोह जो 1835 में हुआ उसको उसके बारे में अपने एक ही बात याद रखनी है कि बलावली का जो विद्रोह है उसका जो प्रमुख नेतृत्व करता था बलावली का, वो था गुलाब सिंह। सिर्फ आपने यही बात याद रखनी है बलावली के बारे में, ठीक है। कौन सी बात याद रखनी है? हाँ तो बलावली का विद्रोह 1835 ईस्वी में हुआ और ये इसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था? गुलाब सिंह। कौन था? गुलाब सिंह। सिर्फ यही बात याद रखनी है, गुलाब सिंह इसका नेतृत्व करता थे। बलावली का जो विद्रोह हुआ वो गुलाब सिंह ने किया। आगे जो कैथल का विद्रोह है वो रानी राम कौर, सूरज कौर और जो गुलाब सिंह है इन तीनों ने किया, ठीक है। आगे लाडवा का विद्रोह, लाडवा का जो विद्रोह है वो अजीत सिंह ने किया। किसने किया? अजीत सिंह ने, ठीक है। प्यारे बच्चों, किसने किया? प्यारे दोस्तों, अजीत सिंह ने किया, ठीक है। तो ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह हुए हैं उनका जो नेतृत्व है वो किस किस ने किया, किस किस रियासत ने किया, उसके बारे में कुछ बातें थी। आगे हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है कि 1857 की क्रांति का दौर आता है, उसके बारे में हम लंबी बातें कर लेते हैं। कुछ पॉइंट मैं लिख लेता हूँ ताकि आपका समय बच जाए। हाँ तो साथियों, अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। आप सभी ने इंडिया जीके में 1857 की क्रांति बखूबी पढ़ रखी है कि वो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और इसके परिणाम क्या क्या हुए। लेकिन उसमें हरियाणा का जो पार्ट है, हरियाणा का जो योगदान है उस क्रांति में इंडिया जीके में वो इतना नहीं दिखाया जाता या इतना नहीं बताया जाता, क्योंकि वो पूरे भारत की क्रांति के रूप में उसको वहाँ पे बढ़ाया जाता है आपको। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली हरियाणा की बात करेंगे कि हरियाणा में कहाँ कहाँ पर 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ, कैसे हुआ, उसके परिणाम क्या क्या हुए, ठीक है। 1857 की क्रांति आप सभी को पता है कि 1857 ईस्वी में हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस क्रांति को उस समय में लोग 1914 की क्रांति बोलते थे। सन 1914 की क्रांति बोलते थे। क्या बोलते थे? 1914 की क्रांति। और इसका एक मुहावरा भी बनता है कि 14 की साल। 14 की साल जो मुहावरा है उसका मतलब होता है कि सत्ता की अवहेलना करना, यानी कि जो सरकार है उसके विरुद्ध चलना या उसकी नहीं मानना, ठीक है। 14 की साल का जो मुहावरा बनेगा उसका मतलब ये बनता है कि सत्ता की अवहेलना करना, क्योंकि उन लोगों वो लोग जो थे उस समय में लोग थे वो विक्रमी संवत को मानते थे। विक्रमी संवत, अब संवत ये मैं आपको बता देता हूँ कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने जब हमारी जिस दिन तारीख 1/1 थी, जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, उससे 57 साल पहले, कितने साल पहले? 57 साल पहले उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने हुणों को भारत से बाहर कर दिया था और एक संवत चलाया, उसका नाम विक्रमी संवत था। और ये 57 ईस्वी पूर्व चलाया गया। क्या? 57 ईस्वी पूर्व, यानी जब हमारे ईसा चले 1/1 जिस दिन हमारी तारीख थी इंग्लैंड इंग्लिश कैलेंडर की, तो उससे 57 साल पहले ये बातें हो चुकी थी। और जो 1857 की क्रांति में जो लोग थे, उस समय के जो लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो इस संवत को मानते थे। और हमारा जो हिंदू पंचांग है वो भी इस संवत को मानता है। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू जो पंचांग है उसको माना जाता है। नेपाल का जो राष्ट्रीय कैलेंडर भी विक्रमी संवत के आधार पर चलता है, ठीक है। तो जब ये इस तारीख को मानते थे, यानी 57 साल पहले, जब हम 57 में 1857 में 57 जोड़ेंगे तो ये 1914 बनता है। यानी कि उनका ये मतलब था कि जो 1857 की क्रांति है, जिसको हम 1857 की क्रांति बोल रहे हैं, ये 1914 में हुई विक्रमी संवत के हिसाब से। इसलिए इसको 14 की साल का मुहावरा इससे उत्पन्न हुआ है। और 14 की साल की गड़बड़ भी इसको कहा जाता है। जैसे 1947 के साल को जो 47 वाली गड़बड़ कहा जाता है, तो इसको 14 की गड़बड़ कहा जाता है। 14 की गड़बड़ का मतलब है 1914 की गड़बड़, ठीक है, या 1914 के दंगे, ठीक है। संवत पे की ये बात याद आई, इससे पहले की बात है 1843 ईस्वी में एक भयंकर अकाल पड़ा हरियाणा में। एक ही अकाल की बात करेंगे पूरी की पूरी जो हरियाणा जीके में। इस अकाल का नाम था नब्बिया अकाल। नब्बिया अकाल, नब्बिया अकाल बोला जाता था। अभी नब्बिया अकाल क्या है? नब्बिया अकाल का मतलब है 90 का अकाल।
90 का अकाल। अब यहाँ फिर 90 यानी कि जो 1843 है, 1843 विक्रमी संवत के हिसाब से 1890 बैठता है, 1890 बनता है। यानी कि 43 में जब हम 57 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 1843 में, तो ये बन जाएगा 1990। कितना बन जाएगा 1990, सॉरी 33 है यहाँ पे, क्या है 33, 1833 कितना बनेगा 1833। 1833 में नबिया अकाल पड़ा था, बहुत भयानक अकाल था वो हरियाणा में। नबिया अकाल, नबिया का मतलब 90, 90 को नबिया, नबिया एक ही बात है, ठीक है। तो ये बात अपने विक्रमी संवत के हिसाब से याद रखनी है। तो फिर जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, आप सभी को पता है कि इंडिया में वो मेरठ से हुई, हालांकि हुई वो अम्बाला से थी, लेकिन अगर इंडिया जीके में ये प्रश्न आता है तो आपको ने बताना है कि मेरठ से हुई। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अम्बाला से हुई। कहां से हुई? अम्बाला से। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है क्या है कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है हरियाणा में कहां से हुई? वो हुई अम्बाला से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसमें आपने पढ़ना है, आपने याद रखना है कि पानीपत से जो 1857 की क्रांति हुई उसका जो नेतृत्व है वो इमाम अली कलंदर ने किया। किसने किया? इमाम अली कलंदर ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 11 बातें मैं आपको बताऊंगा। 11 जो शहर हैं, स्थान है हरियाणा के, उनका नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया वो मैं आपको बताऊंगा, और वो आपने बिल्कुल याद रखने हैं। हिसार से किया है शहजादा मोहम्मद आजम ने, झांसी से हुक्म चंद ने किया है, और पलवल से गफूर अली ने किया है, ठीक है। आगे फरीदाबाद से धानु सिंह ने किया है, ये किसान नेता थे, ठीक है। आगे मेवात से सदरुद्दीन ने किया है, ये भी एक किसान नेता थे, ठीक है। आगे बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने किया है, फर्रुख नगर से अहमद अली खान ने किया है, झज्जर से अब्दुल रहमान खान ने किया है, ठीक है। लेकिन मैं इनके बारे में आपको एक बात बता दूं, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, फर्रुख नगर के राजा अहमद अली खां और झज्जर से अब्दुल रहमान खां को जो फांसी है वो चांदनी चौक पर दी गई। चांदनी चौक आप जानते हैं ना, चांदनी चौक कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। इन तीनों राजाओं को फांसी चांदनी चौक पर दी गई है, दिल्ली के चांदनी चौक पर इनको फांसी दी गई। और ये राजा नहीं, वहां के नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति के। राजा मेरे मुंह से निकल गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह हैं, इनको जो फांसी है 9 जनवरी 1858 को दी गई। कब दी गई? 9 जनवरी 1858 को। और 9 जनवरी को इनका बर्थडे होता है। क्या होता है? बर्थडे, ठीक है। प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस शख्स को फांसी उसके जन्मदिन पर दी गई, तो वो दी गई थी बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को। ये सारी बातें आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। इसको कब दी गई थी? अपने बर्थ पर फांसी दी गई थी, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं, रेवाड़ी से थे राव तुलाराम। रेवाड़ी से कौन थे? राव तुलाराम। और राव तुलाराम को जो फांसी दी गई वो 23 सितंबर 1863 ईस्वी को दी गई। 1863 ईस्वी को दी गई। ये फांसी नहीं दी गई थी, सॉरी, इनको, ये अपने आप मरे थे और ये अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि जब 1857 की क्रांति में लड़ रहे थे, बड़ी वीरता से इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंत में उनकी जो तोपें थी, उनके पास जो गोला बारूद था, उसके सामने इसकी सेना टिक नहीं पाई और ये हार गए, बहुत जख्मी हो गए। जख्मी अवस्था में ये जयपुर गए, राजस्थान में गए, वहां पे अपना इलाज किया, तो हिम्मत फिर भी नहीं आ रही इस शख्स ने। तो फिर तात्या टोपे की सेना का साथ देने के लिए गए, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो तात्या टोपे की सेना भी अंग्रेजों से हार रही थी। इसके बाद ये अफगानिस्तान और ईरान में गए और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ सेनाएं मांगी या उनकी मदद मांगी कि मुझे भारत को आज़ाद कराना है, हरियाणा को आज़ाद कराना है।
और इस काम में वो सफल भी हुए, लेकिन वही उसी वक्त में अफगानिस्तान में एक अज्ञात बीमारी फैल गई, उसी बीमारी का शिकार ये हो गए और ये 1863 ईस्वी में इनका जो मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 23 सितंबर 1863 को ये इनकी मृत्यु हो गई और 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस। ठीक है, 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राम तुलाराम के शहीदी दिवस में मनाया जाता है, जन्मदिन पे नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारी रियासत रह जाए, एक हमारा जो मेन विद्रोह था 1857 की क्रांति का, वो 1857 की क्रांति को रानिया में हुआ और रानिया में नूर मोहम्मद खान ने किया। नूर मोहम्मद, हाँ, रानिया में किसने किया? ये 11वां पॉइंट है आपका। रानिया में नूर मोहम्मद खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, ये 11 आप चीजें, ये जो नाम है इनके 1857 की क्रांति के नेताओं के, इनको आप बखूबी लिख ले, याद करें, इनमें से प्रश्न बिल्कुल बनता है। ठीक है, 2 रियासतें ऐसी थी, मेन है थी 4-5, लेकिन 2 रियासतें मैं बताऊंगा आपको ऐसी। रियासत थी लोहारू, लोहारू अमीनुद्दीन खान यहाँ के शासक थे, और एक थी करनाल, करनाल थी, करनाल। इन दोनों जो ये दोनों रियासतें थी, इन दोनों रियासतों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या? 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था, और इसके जो शासक थे अहमद अली खां, अहमद अली खां थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सब के सब, इन सबको आपने याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बारे में 1-2 बात और कर रहे थे। 1857 की क्रांति में जो शहीदी स्मारक है, ये शहीदी स्मारक अंबाला में है, और ये शहीदी स्मारक है जो ये 1857 की क्रांति में हुए, 1857 की क्रांति में शहीद हुए हैं, उनकी याद में बनाया गया, शहीदों की याद में बनाया गया है, और ये 22 एकड़ में है। ठीक है, ये 22 एकड़ में है, यानी कि 1857 की क्रांति में जो शहीदी स्मारक बनाया गया है वो अंबाला में है, अंबाला कैंट में है। ठीक है, आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चांद पत्रिका, चांद पत्रिका विशंबरनाथ कौशिक, विशंबरनाथ कौशिक द्वारा लिखी गई, और इसमें क्या है, इसमें जो 1857 की क्रांति में जो फांसियां हुई हैं, जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई है, उनका वर्णन है, और विशेषकर ये बल्लभगढ़ के राजा नेतृत्वकर्ता, फरनुख नगर के नेतृत्वकर्ता, और रेवाड़ी के झज्जर के नेतृत्वकर्ता जो थे, इनके बारे में इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। और विशंबरनाथ कौशिक है जो ये अंबाला के रहने वाले थे, कहाँ के? अंबाला की। ठीक है, व्यक्तिगत परिचय आएगा तो इनका बिल्कुल बखूबी हम बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन ये बात याद रखना कि चांद पत्रिका के जो लेखक थे वो कौशिक जी थे, और ये अंबाला से थे। ठीक है, और इसके बारे में और क्या बातें थी, बस 1857 की क्रांति में आपने यही बातें याद रखनी है। इसमें सबसे मेन है हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं कि मेवात से कौन नेतृत्वकर्ता से 1857 की क्रांति की, और फरीदाबाद से कौन, ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में की बात मैं आपसे बतानी भूल गया कि जो यहाँ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 10 मई को योजना तय की थी कि 10 मई को क्रांति की शुरुआत करनी है, क्योंकि 10 मई को जो अंग्रेज थे वो गिरजाघर प्रार्थना के लिए जाने वाले थे, और उनका जो शस्त्रागार था जहाँ पे शस्त्र रखे हुए थे उनको लूटना था। लेकिन यहाँ पे एक गद्दार था, उसका नाम था श्याम सिंह, श्याम सिंह। इसने यह सूचना अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेज चौकन्ने हो गए। ठीक है, इसके बारे में ये बात मैं आपको बतानी भूल गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों। 1880 ईस्वी में दयानंद रेवाड़ी आए,
दयानंद जी, महर्षि दयानंद जी कौन थे जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की। तो वो पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे और 1880 ईस्वी में दयानंद जी रेवाड़ी आते हैं और रेवाड़ी में एक शाखा आर्य समाज की एक शाखा स्थापित करते हैं। ठीक है, एक शाखा स्थापित की और इस शाखा का जो मंत्री है वो लाला लाजपत राय को बना देते हैं। लाला लाजपत राय को बना देते हैं। ठीक है, फिर लाला लाजपत राय इसमें आर्य समाज की शाखाओं में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो हिसार में एक होर सभा का जो है पदार्पण कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आर्य समाज की प्रमुख शिक्षाएं थी उसमें ये था कि ये मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे और यहाँ पे जो पाखंडवाद फैला हुआ था सनातन धर्म में उसका विरोध करते थे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ के जो पाखंडी लोग थे उन्होंने क्या किया, 1886 ईस्वी में सनातन धर्म सभा का गठन किया, जिसका जो मेन जो मुद्दा था वो आर्य समाज का विरोध करना था। यानी कि यहाँ की मूर्ति पूजा और यहाँ के पाखंड को बनाए रखना चाहते थे ये सनातन धर्म जो सभा थी। हालांकि सनातन धर्म में पाखंड, ऐसा जो पाखंड है मूर्ति पूजा इसका कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आ गया था सनातन धर्म में और इस ये पीड़ा स्वामी दयानंद को बहुत ही खाई जा रही थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आर्य समाज की जो स्थापना की ताकि जो सनातन धर्म में जो कुरीतियां फैल चुकी हैं उनका उन्मूलन किया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है मेरे बच्चों, 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो अब कांग्रेस की जब स्थापना हो चुकी है तो हरियाणा में भी उसका प्रभाव होगा। तो 1886 ईस्वी में एक कांग्रेस की जो पहली सभा है वो अंबाला में हुई और राय बहादुर मुरलीधर ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करने के बाद दोस्तों 1886 ईस्वी में ही रोहतक में फिर एक कांग्रेस की सार्वजनिक सभा हुई और उसकी अध्यक्षता तुर्राबाज खान ने की। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं इनको आपको डिटेल में पढ़ाता तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाता। ठीक है, तो ये अपने वन लाइनर के अकॉर्डिंग ही याद करनी है। जैसे आप वन लाइनर कोई चीज याद करते हैं, साइंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस तरह से आपने इसको याद रखनी है, लेकिन बस ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं 1886 ईस्वी में रोहतक में कांग्रेस सभा की जो सभा हुई उसका जो अध्यक्ष था वो तुर्राबाज खान था। फिर 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय का निर्वासन हो गया। यानी कि निर्वासन का मतलब क्या होता है कि 1905 ईस्वी में आप सभी जानते हैं कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आंदोलन जोर शोर पे था। इसमें लाला लाजपत राय बड़े ही मतलब क्रांतिकारी रूप में उभर के आए और वो जगह जगह जाकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह से इससे तंग आकर अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को देश से बाहर निकाल दिया और मांडले जेल में डाल दिया गया। ठीक है, मांडले जेल बर्मा में, म्यांमार में स्थित थी उस वक्त, आज भी वहीं पे है। आगे बात करते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज भारत के जो लोग थे उनको सेना में भर्ती करने लग जाते हैं। इवन गांधी जी भी इसका समर्थन करते हैं और 1917 ईस्वी तक ये बात चलती है, लेकिन 1917 में इस भर्ती का विरोध करते हैं नेक्की राम शर्मा। कौन? नेक्की राम शर्मा। नेक्की राम शर्मा इसका विरोध करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत में भर्तियां हो रही थी उसका विरोध कौन करते हैं? नेक्की राम शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें जो भर्ती का समर्थन है वो गांधी जी कर रहे थे और इसके आधार पे ही गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 1919 में रोल्ट एक्ट कानून आपने पढ़ रखा है कि आया। तो उसका जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी। कांग्रेस और पूरा देश में आक्रोश था कि इतनी हत्याएं कर दी जा चुकी हैं। तो 10 अप्रैल 1919 को जब गांधी जी हरियाणा में आए तो पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और वापिस उसे मुंबई की जेल में भेज दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले गांधी जी हरियाणा में कहाँ पर आए? तो पलवल में आए और वहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन से आप परिचित हैं, इंडिया जी की में अपने पढ़ रखा होगा। तो असहयोग आंदोलन की जो सभा थी हरियाणा में वो सबसे पहले पानीपत में हुई।
ठीक है। और लाला लाजपत राय ने इसका जो था इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। और छोटूराम एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, वो असहयोग आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, आगे बात करते हैं। 1920 में महात्मा गांधी जी भिवानी आए, ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी जी सफलतापूर्वक हरियाणा में आए, हरियाणा के भिवानी में आए। और 1921 में फिर वो महात्मा गांधी भिवानी में आए और यहाँ पे वैश्य उच्च विश्वविद्यालय की नींव रखी। किसकी? वैश्य उच्च विश्वविद्यालय की जो नींव है भिवानी में किसने रखी? महात्मा गांधी जी ने रखी, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए हरियाणा में आए थे। उसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में झज्जर की जो नगर पालिका है, जो झज्जर की नगर पालिका है, उसने विरोध प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि साइमन कमीशन कहीं भी हरियाणा में नहीं आया, लेकिन फिर भी जब भारत में आ गया था तो जो झज्जर की नगर पालिका थी उसने एक विरोध प्रस्ताव पारित किया था साइमन कमीशन के खिलाफ। और 1911 में प्रिंस ऑफ वेल्स को 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स को हरियाणा भारत में आना था, तो रोहतक की नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो यहाँ आगमन था उसके विरोध में, ठीक है। ये बातें भी आप याद रखेंगे, इन चीजों को आप लिख लेंगे वीडियो को स्लो करके या दोबारा देख के, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। 1928 ईस्वी में ही आप सभी को पता है कि जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो वहां पे लाठियां बरसाई गई और लाला लाजपत राय की बहुत सारी लाठियां लगने के कारण, सिर में चोट लगने के कारण वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बात करते हैं 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ये दांडी यात्रा से संबंधित है। नमक कर होता था एक, लेकिन गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा। साबरमती आश्रम से वो चले अपने कुछ साथियों के साथ, 389 थे शायद, पता नहीं 79 थे, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो दांडी तक गए और पैदल यात्रा की, वहां पे नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उसमें हरियाणा की 3 बहनें शामिल थी, एक तो यशोदा, एक जमुना, एक विद्यावती। ये जमुना लाल बजाज की पुत्रियां थी और ये अंबाला से थी। कहां से? अंबाला से। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका फैक्ट है, ठीक है। हर चीज में इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा पिछले एग्जाम में कि इनसे प्रश्न आते हैं नहीं आते हैं। बिल्कुल संशोधित आपको जो है मटेरियल यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बिना भारत के जो कांग्रेस प्रतिमंडल था या प्रांतीय सरकारें थी उनसे बिना पूछे जो है अंग्रेज सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। तो इससे कांग्रेस पूरी तरह से इनके विरुद्ध में हो गई और जो जितने भी प्रांतीय सरकार थी उन सब ने अपने त्याग पत्र दे दिया गया, ठीक है। 1940 में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई और जो प्रजामंडल आंदोलन था, यहाँ पे लिखूंगा मैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, वो हीरा सिंह चिनारिया ने चलाया और ये 1940 में चला था। और ये जब इन्होंने चलाया, ये जींद जो तहसील थी, जींद के तहसीलदार थे, जो जींद की तहसीलदारी छोड़कर इन्होंने क्या था, प्रजामंडल आंदोलन चलाया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम प्यारे दोस्तों हमने हरियाणा का वर्तमान का जो इतिहास है यानी कि 1945-50 तक वो कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।